पंडित हूं। चंद लम्हों में ढह गया सब कुछ, पानी हो के बह गया सब कुछ। पहली बारिश से बर्फ मौसम तक मैं अकेला ही सह गया सब कुछ। तेरी नगरी में खाली हाथ आए, रास्ते में ही रह गया सब कुछ। मैंने पूछा तेरी मताए हयात, बोला जहलम कि बह गया सब कुछ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और ये प्रोग्राम है मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरे कश्मीरी मुसलमान दोस्त के बेटे ने उनसे पूछा था कि पापा कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं। वो रोने लगे, कहने लगे कि जिस कश्मीरियत की जो सबसे बड़ी बुनियाद थी, वो कश्मीरी पंडित हमसे दूर हो गए। 3 दहाई बीत गई, 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और आज ये वक्त आ गया कि हमसे पूछा जा रहा है, हमारे बच्चे ही पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं। रोने लगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दुख, दर्द, परेशानियां, बेचैनी, बेकरारी सब हमारी जैसी है, लेकिन हम अपनी सरजमीन पर रहते हुए अपने दुखों के तूफान से होकर गुजरते हैं। वो अपने वतन में बेघर होकर इस तूफान से गुजरते हैं। आज हम टिक्कालाल टपलू जी की बात करेंगे। उनका कत्ल कश्मीर में दहशतगर्दी की तारीख का एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा वाकया है जिसके बाद कश्मीर की पूरी तारीख बदल गई थी और आज तक उस तारीख को वापस उस मोड़ तक ले जाने वाला कोई भी नहीं है। टिक्कालाल टपलू जी से हम आज पूरन कृष्ण भट्ट तक आ चुके हैं और हो सकता है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुंचे कोई और कश्मीरी पंडित दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन चुका हो। कैसे बदलेगा तारीख का ये मोड़? क्या ये कभी वापस जा पाएंगे? क्या आने वाली नस्लें अपने बड़े बुजुर्गों से यही पूछा करेंगी कि कश्मीरी पंडित कैसे होते हैं? मैं मिलवाता हूं आपको, मेरे साथ हैं टिक्कालाल टपलू जी के बेटे आशुतोष टपलू जी। बहुत दुख और दर्द के सागर से होकर गुजरे हैं आप इन 33 वर्षों में, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। हम इस दौर में देखते हैं सियासतदानों के दावे देखते हैं, वादे देखते हैं, इरादे देखते हैं, वो कुछ फलते फूलते दिखाई नहीं देते। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत दुख होता है। ये जो पीड़ा है 32 वर्ष पहले जो हुआ वो हुआ। परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है सब शोक मनाते हैं, लेकिन समय एक ऐसा एक ऐसी मेडिसिन है समय, जो समय के साथ साथ उसके ऊपर मलहम लगाता है। ये तो परिवार में किसी की जब डेथ होती है तो ऐसा ही होता है, हर एक के साथ जीवन चलता रहता है। लेकिन कश्मीरी पंडित अभी भी 32 वर्ष पहले जहाँ खड़ा था वो मलहम अभी तक नहीं लगा। वो वहीं पे अभी भी आज की तारीख में भी खड़ा है जो 32 वर्ष पहले हुआ था। किसी ने कोई मलहम नहीं लगाया, इंतजार में है, उम्मीदें हैं। जैसे परिवार में कोई किसी की डेथ होने के बाद बड़े बुजुर्ग मलहम लगाते हैं और समय के साथ साथ जीना सिखाते हैं। देश से भी अपेक्षा है हमारी अभी
लेकिन अभी तक वो उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक छोटा सा तारुफ है, लेकिन हम बताते हैं आपको टीकालाल टपलू जी कौन थे और उनकी शहादत उसने किस तरह कश्मीर की तारीख का रुख मोड़ दिया। जिस मोड़ की बात आशुतोष जी कर रहे हैं कि हम आज भी उस मोड़ पर भंवर लपेटे हुए खड़े हैं, उस मोड़ का क्या आप कहें तो अहमियत है, क्या उद्देश्य है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, कैसा तूफान था वो देखिए आप। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अनेक लोग शहीद हुए। हम जब टीकालाल टपलू को याद करते हैं, सभी के वो की राजनीति में रहने से दीन दुखियों की मदद करना आसान होगा, वो सामाजिक सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे। ये वो दौर था जब सरहद पार की शाह पर कुछ राष्ट्र दुश्मन तत्वों ने कश्मीरियत की मजबूत दीवार को ढाने का मन बना दिया था। ऐसे लोग कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करने के लिए निशाने तलाश रहे थे, उन्हें बार बार धमकियां दे रहे थे। धमकी और इशारे तो 59 वर्षीय टीकालाल टपलू को भी मिले थे, लेकिन वो समाज सेवा के कारण अपने लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसी कारण राष्ट्र विरोधी ताकतों की नजर में टीकालाल टपलू कांटों की तरह चुभने लगे थे। फिर 14 सितंबर 1989 का वो मनहूस दिन भी आया, जब पूरी वादी के कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करने के लिए नेक दिल और हमदर्द इंसान टीकालाल टपलू को दहशत के लश्कर ने गोलियों से भून दिया। टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जमीन फट गई। जब वो इंसिडेंट हुआ लग रहा था जमीन फट गई, आसमान फट, पता नहीं क्या हुआ। ये नहीं हम ही को खाली, मोमडन्स भी ऐसे रो के उनका बुरा हाल हो गया था। टीकालाल टपलू जो कई मुस्लिम लड़कियों की शादियां करवा चुके थे, जिन्होंने आतंक का शिकार होने से पहले एक रोती हुई बच्ची को चुप कराकर उसे कुछ रुपए मिठाई खाने को भी दिए थे, लेकिन सरहद पार के आकाओं के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों को यह मंजूर नहीं था कि कोई उनकी वार्निंग के बावजूद कश्मीर छोड़कर जाने से इनकार क्यों कर रहा है। वो दिन और आज का दिन, टीकालाल टपलू जी के परिवार के लोग इस दर्द को सहते चले आ रहे हैं। 33 बरस का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी टपलू परिवार के सदस्य अपने ही देश में माइग्रेंट बनकर जी रहे हैं। वो आज भी उस मिट्टी को देखने को तरसते हैं जिसमें उनके पापा महाराज की रूह बसती थी।
कश्मीर की जब भी याद आती है हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही, क्योंकि अपनी यादें जुड़ी हैं हमारे से। कश्मीर हमारी सारी यादें जुड़ी हैं, हमारा उठना बैठना। आज हम यहाँ सेटल हो गए, लेकिन कश्मीर का जो माहौल था ना, मतलब जो अपना यहाँ पर, तो वो बिल्कुल ही टोटली अलग हो गया। अपने भाई बहन अलग हो गए, एक ही घर में नहीं रह सके। वहाँ तो जॉइंट फैमिली होती थी, कुछ दुख सुख होता था तो जॉइंटली सभी करते थे। यहाँ तो पता ही, ये बच्चे बेचारे, उनको पता ही नहीं कजिन कहाँ है, वो कहाँ है, ये किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि दूर दूर बिखर गए हम सारे। उनका बेटा आज भी पापा महाराज की हत्या को जब याद करता है तो अंदर से कांप सा जाता है। बाद में आने वाली पीढ़ी ने अपने दादा को तो देखा नहीं, अलबत्ता जब अपने मम्मी पापा से उनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी दुख के बादल घेर लेते हैं। मम्मी पापा से तो हम उनकी एक्चुअली फैमिली रिलेटेड स्टोरीज ज़्यादा सुनते हैं कि वो कैसे इंसान थे, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं या जो भी वो लोगों के लिए करते थे, वो हमारे घर में जो भी आता है, चाहे उनके टाइम के छोटे थे बड़े थे, वो सब उनकी ऐसे ना कोई हमें स्टोरीज सुनाते हैं कि कैसे वो हेल्प करते थे उनकी, या कैसे वो उन्हें पढ़ाते थे, या कैसे उन्हें सिखाते थे, या कभी भी उन्होंने रैंडमली उनको कुछ एक अच्छी बात सिखाई हो, तो वैसे ही हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ हमको बताता ही रहता है। अपनी धरती से और अपनों से दूरी का एहसास सितम ढाता है। जिस सरजमीन पर बुजुर्गों के कदमों के निशान हैं, जहां उनकी सांसें बसी हैं, जहां की हवाओं में अपनों की खुशबू बसी हो, वहां ना होना भी किसी आफत से कम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जब भी जाते हैं, दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मी कि आप क्यों नहीं गई हो, बीइंग अ कश्मीरी तुमको कैसे नहीं पता कश्मीर में क्या है ये वो। तो हम उनको तो नहीं समझा पाते क्योंकि बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, बट आई मीन एज सबको पता ही है कि हमारी लाइफ हमारे नाम पे थ्रेट है वहाँ पे, तो कभी पेरेंट्स भी लेके नहीं गए और कभी हमारी भी अभी तक हिम्मत नहीं बनी कि हम जाएं और एक्सप्लोर करें कि कश्मीर कैसा है। जन्नत निशां कश्मीर, सूफी संतों का बसेरा कश्मीर, दुनिया की नजरों का केंद्र बिंदु कश्मीर, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। इनसे आज वो सब कुछ छिन गया है। वो मौसम, वो खुशबूदार हवाएं, वो रहन सहन, आज भी जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरसती हैं। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि कश्मीर में क्या है, कैसा दिखता है, हम लोग कैसे रहते थे, हमारा घर कैसा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि हम कभी गए नहीं। सिर्फ मूवीज़ में जितना देखा है डल लेक के बारे में या किसी और गुलमर्ग के बारे में, मूवीज़ में जितना देखा है उतना ही आइडिया है। इन चेहरों पर सिर्फ यही दर्द भरे सवाल है, चाहे जबान से बोले या ना भी बोले, चेहरा सवाल करता है। ये दर्द कब कम होगा, कब अपने घर जाएंगे, कब अपनी मिट्टी को चूमेंगे, कब टीकालाल टपलू की कुर्बानी, उनकी शहादत काम आएगी। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते घर? जाना चाहते हैं, हमारा जन्म वहाँ हुआ है, हमारी मातृभूमि है, लेकिन कैसे जाएं? घर वाले जाने नहीं देते, ये सोचकर वापस आने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है वापस आए आदमी। ये हालात है वहां के। लोग बुलाते हैं, दोस्त लोग याद करते हैं, बोलने वाले भी बोलते हैं। बल्कि मेरे पिताजी क्योंकि इलेक्शन लड़ते थे, वहाँ गौ कदल का एक एरिया है, बहुत मुस्लिम आबादी है वहाँ की। वहाँ के लोगों के पास काफ़ी कहानियाँ हैं कि टीकालाल टपलू जी उनकी किस तरह से मदद करते थे। और टीकालाल टपलू जी को जब इलेक्शन होता था, सबसे ज़्यादा वोट वहीं से आते थे, मुस्लिम इलाके से। मुस्लिम इलाके से। वो आज भी मुझसे कहते हैं कि कर्जा उतारना है, इलेक्शन में खड़े हो जाओ। रोते रोते कहते हैं मुझसे। आपकी वालिदा ने तो चुनाव लड़ा था। मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा था,
वो इसलिए लड़ा था क्योंकि ये वाजपेयी जी का आदेश था। केदारनाथ साहनी जी का फ़ोन आया कि आपको कल अनंतनाग जाना है, फॉर्म भरना है। मैंने कहा साहनी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ये वाजपेयी जी का आदेश है और हम ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ पे बड़ों का आदेश हमारे लिए एक ऑर्डर होता है। मैं गया श्रीनगर, फॉर्म भरा। जिस पार्टी से माता जी ने इलेक्शन लड़ा, मैं तो हैरान हूं, वो भी इतिहास भूल जाते हैं। वाजपेयी जी का ये आदेश था कि हम ये दिखाना चाहते हैं वहां के लोगों को कि टिकालाल टपलू फैमिली डरी हुई नहीं है। अगर उन्होंने अपने परिवार के सदस्य का बलिदान दिया है तो लेकिन वो डरे हुए नहीं है, ये जवाब देना था। और उसी सरला जी जो मेरी माता जी का नाम था, आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस या और दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मेरे माता जी को मिले, विच वेयर 40,000 वोट्स। बड़ी बात है। 40,000 वोट, लेकिन कोई भी पार्टी का व्यक्ति मालूम ही नहीं है, पढ़ा नहीं है कि उसके बारे में बात करें। ये थी वहां पे टिकालाल टपलू जी की एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में, किसी भी समुदाय के थे। कहते हैं जब वहाँ हम लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि टिकालाल टपलू जी बहुत ही हमदर्द थे। ख़ास तौर से अगर मोहल्ले में किसी की लड़की की शादी है और मुसलमान लड़की की शादी है तो वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अपने कोर्ट भी नहीं जाते थे उस दिन, और बिल्कुल जब तक लड़की को रुखसत नहीं कर लेते थे तब तक जो है वो उनका साथ देते थे, जैसे अपनी बेटी की शादी हो। और उनके इंतकाल के बाद, उनके कत्ल के बाद वो सब लोग जो थे वो बेसहारा हो गए। ये तो न्यूज़ चैनल के पास भी रील होगी, मेरे पास भी वो रील है, जिसमें कई महिलाएं, जब टिकालाल टपलू जी की आखिरी दर्शन के लिए इनको शीतलनाग में रखा हुआ था, कई मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हें राशन कार्ड फाड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने चलाया अडवाणी जी के पास, अब हमारे लिए ये राशन कौन लाएगा। वो परिवार जो लोग थे, 7 लोग मुझे याद है जो रील में मैंने देखा, 7 ऐसा परिवार था जिनका राशन टिकालाल टपलू जी हर महीने देते थे। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके बारे में मुझे भी मालूम है। मैं कोई छोटा उस समय 8 या 10 साल का बच्चा नहीं था, मैं 21-22 साल का लड़का था। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ क्या हुआ है वहाँ पे और क्या लोगों ने हमसे बताया। क्योंकि मेरी माता जी कमाती थी, वो हेडमिस्ट्रेस थी, रिटायर हुई एज ए हेडमिस्ट्रेस वो, तो उन्हीं की सैलरी से परिवार चलता था। पिताजी जो भी कमाते थे वो सोशल वर्क में काम करते रहते थे। इसीलिए उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने उनके नाम से टिकालाल टपलू फाउंडेशन जो है वही कार्य हम अभी भी करते रहते हैं। वो 14 सितंबर 1989 का जो मनहूस दिन है, उसको आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक टिकालाल जी की शख्सियत का सवाल है, वो एक अलग टाइप के व्यक्ति थे। उन्हें मालूम था मेरी हत्या होने वाली है, तभी तो माता जी को दिल्ली लेके आए। अब 12 सितंबर को तो एक वार्निंग तो उन्होंने दी, वार्निंग दी थी। काजी निसार ने, मैंने मेरे पास वो पत्र था, वो काजी निसार ने उनको चिट्ठी लिखी कि क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमानों का भी काम करते हैं, अब उनके बीच में भी काफ़ी प्रिय हैं, इसलिए हम आपको मौका देते हैं, भाग जाइए यहाँ से और यहाँ पे भाषण देना बंद कीजिए, आर्टिकल 370 की बात करना बंद कीजिए, तो आप यहाँ से भाग जाइए, वरना फिर हमें आपको मारना पड़ेगा। ये उन्हें मालूम था वहाँ के लोगों को, आतंकवादियों को, कि जब तक टिकालाल टपलू जी जीवित हैं वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और ऐसा बहादुर व्यक्ति जो मेरी माता जी को दिल्ली छोड़ाया और मुझसे कहा कि ऐसा सब वाक्य हुआ है, मैंने बहुत समझाया, नहीं समझ पाए। एक ही चीज़ बोला उन्होंने, मैं पूरा जीवन अपने समाज के लिए जिया, सारी ज़िंदगी में लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। तुम क्या चाहते हो, इस काजी निसार या आतंकवादियों ने जिन्होंने मुझे धमकी दी है, मैं उनके डर से भाग जाऊं?
तुम्हें ये अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि टीकालाल टपलू भगोड़ा हो गया? नहीं, मुझे जाना है। मैं उस फौज की तरह वहाँ पे लड़ने जाऊँगा। फौज तो सरहद पे लड़ती है, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। तो जिस समाज के लिए लड़े, जिन अपने लोगों के लिए लड़े, उस समाज ने क्या दिया? देखिए, प्रश्न में से कई टीवी चैनल वाले पूछते हैं, उस समाज ने क्या दिया? समाज खुद उस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा था, उन्हें यह नहीं मालूम था मैंने सड़क पे सोना है, शाम को पानी पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वहाँ के करोड़पति हिंदू समाज के लोग थे। नहीं, मैं मुस्लिम समाज की कश्मीरियत की जो बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए टीकालाल टपलू जी अपनी ज़िंदगी दे रहे थे, जिन लोगों के लिए वो अपनी पूरी कमाई लुटाते थे, जिनकी हमदर्दी में, जिनकी रहमदिली में। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने घर में ही बैठे हुए थे, उस दिन गए नहीं थे क्योंकि उनको धमकी तो थी ही। तो उन्होंने बाहर एक रोती हुई बच्ची को देखा तो वो बेचैन हो गए, उस बच्ची को रोते नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी जाते थे तो बच्चों को टॉफ़ी खिलाते थे और ये करते। तो बच्ची को रोते देखा तो वो बाहर आए तो उन्होंने उसकी माँ से पूछा कि इसकी क्या मसला है। तो उन्होंने बताया कि इसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है शायद। क्या था ये वाक़या, क्या था? एक बच्ची को रोते हुए उन्होंने देखा अपनी खिड़की से, तो वो घर पे थे तो वो नीचे आए, तो उसने बच्ची को थोड़ा सा सरवर पे हाथ रखा, चुप कराने की कोशिश करी। तो उसकी माँ से पूछा ये क्यों रो रही है? तो वो कहने लगी इसके स्कूल में आज एक फंक्शन है और 5 रुपए मांग रही है मेरे से, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ। तो टीकालाल टपलू जी वापस घर गए, वहाँ से 5 रुपए का नोट लिया, उस लड़की को दिया। फिर उस बच्ची के साथ ही वो आगे हमारे एक दुकान वाले थे वहाँ पे, उसको टॉफ़ी दी। और फिर पता नहीं अचानक उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने बोला नहीं मैं कोर्ट जाता हूँ, वरना उनको उस दिन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। बस कोर्ट के लिए निकले तो लोग छुपे हुए थे, 5 लोग गाड़ी के पीछे, उन्होंने पीछे से फायर किया। टीकालाल टपलू जी मुड़े, उन्होंने कहा एक कायरो तुम पीछे से क्यों वार कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरी छाती पे गोली मारी है। क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था वो गोली आज तक नहीं बनी जो टीकालाल टपलू की छाती को पार कर सके, और हुआ ही ऐसा। वो आतंकवादी भी कायर थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई उनकी छाती पे वार करने किया, तो पीठ से वार किया, पीठ के पीछे से वार किया। ये शख्सियत थी उनकी। तो आपके लिए कैसे एकदम से पूरी दुनिया बदल गई उनके इंतकाल के बाद, कत्ल के बाद? देखिए, हम पढ़ रहे थे, कोई जॉब नहीं थी, एकदम से मालूम नहीं था कि क्या करना है। तो 12 दिन 13 हमारे यहाँ पे पूजा होती है, वो करने दी। 13वें दिन सवेरे सवेरे सरकार के लोग आए, कहने उठिए उठिए चलिए आपको जम्मू छोड़ना है वापस। मैं उनसे कहा अरे भाई 12 दिन कल हुए हैं, पूजा खत्म हुई है, मैंने पिताजी के कागज़ देखने हैं, उनके पेपर देखने हैं, मैंने उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेनी है, मैंने FIR देखनी है कि हुई है कि नहीं हुई। नहीं जी आप ये छोड़िए, आप कुछ नहीं उठाया। हमने जो कपड़े पहने थे ज़बरदस्ती मैंने उनको मतलब चैलेंज भी करने की कोशिश करी। मैंने कहा मुझे बात करने दीजिए किसी बड़े अधिकारी से, नहीं करने दिया, उठा के लेकर पटक दिया जम्मू में। वो दिन फिर वापस नहीं गए। मैं कश्मीरी पंडित।